हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे AB3 टाइप के मॉलिक्यूल के बारे में कि उसकी सिमेट्री कैसे होगी, क्या शेप होगी, कौन कौन से उसके अंदर मोड्स होंगे, कौन से मोड आईआर एक्टिव होंगे, कौन से इनएक्टिव होंगे। आज हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सब कुछ देखा था कि AB2 टाइप का बिल्कुल सिमिलर है AB3 का। उसके अंदर क्या होता है, ये भी एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर 4 एटम्स होते हैं, 3 तो बी होते हैं और एक क्या होता है ए। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए इसके अंदर, 4 हो गए। जो ये AB3 का मॉलिक्यूल होता है ये दो शेप के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक तो होता है पिरामिडल शेप होती है और एक होती है प्लेनर शेप। अब पिरामिडल किस तरीके से होती है, प्लेनर किस तरीके से होती है, उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। प्लेनर मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का होगा और पिरामिडल इस तरीके का होगा। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो ये मैंने यहाँ पे ना गलत लिख रखा है, आप यहाँ पे इसको चेंज कर लेना। प्लेनर जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है BF3 और जो पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है वो NH3 का होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखाई है। प्लेनर जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, पिरामिडल इस तरीके का होता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो BF3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेनर एंड अमोनिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पिरामिडल। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि BF3 का प्लेनर ही क्यों होता है और अमोनिया का पिरामिडल ही क्यों होता है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि यहाँ पर क्या होता है, BF3 के अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं होते। तो लोन पेयर नहीं होते तो वो यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं करेंगे और वहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का रिपल्शन फील नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। देखो अगर मैं इसको आपको अच्छे से बताऊं तो अमोनिया क्या होता है, अमोनिया इज नाइट्रोजन। मान लो मैंने इस तरीके से यहाँ पे अमोनिया को रिप्रेजेंट कर दिया, इस नाइट्रोजन पे होते हैं लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर हम इस तरीके से लिखते हैं ना, यहाँ पे ये इस तरीके से होते नहीं है। क्या कभी दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हम रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इस तरीके से हम इनको ओनली रिप्रेजेंट करने के लिखते हैं। एक्चुअल में किस तरीके से होते हैं, एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके से हमारे पास होते हैं, इस तरीके से होते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। मान लो इनमें रिपल्शन हुआ और इनकी पोजीशन यहाँ पे आ गई। अब ये जो बॉन्ड है ये भी क्या है, दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। तो अब क्या होगा, ये इस वाले में और इस वाले में, इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा। और जब इनके बीच में रिपल्शन होगा तो ये इधर जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है ये इधर की तरफ आएगा, यानी कहीं यहाँ पे आ जाएगा, सिमिलर तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो जो ओवरऑल हमारे पास शेप बनेगी वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। दैट्स वाई जो इसकी NH3 की जो शेप होती है वो पिरामिडल शेप की होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे ना पॉसिबल ओरिएंटेशन कितने हो सकते हैं, कितने तरीके से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो AB3 में हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं बात करूँ इसकी पिरामिडल स्ट्रक्चर की, इस वाले स्ट्रक्चर में, तो इस वाले में क्या हो सकता है, या तो तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल हो या तीनों बॉन्ड लेंथ अनइक्वल हो। ये दो पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती हैं। सिमिलर तरीके से इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, प्लेनर वाले में या तो तीनों की बॉन्ड लेंथ इक्वल हो, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करें, या फिर हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, या फिर क्या करें, हम उनके अंदर के जो बीच का बॉन्ड एंगल है उसको डिफरेंट कर दें। ये दोनों जो बॉन्ड एंगल हैं ये दोनों तो सेम रखे हमने और ये वाला डिफरेंट कर दिया, मीन्स अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। तो प्लेनर के अंदर क्या हो सकते हैं, ये तीन कंडीशन अराइज हो सकती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने जो है AB3 टाइप के मॉलिक्यूल की शेप के बारे में बता दिया कि किस किस तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है सिमिट्री। और सिमिट्री हम किसके थ्रू पता लगाते हैं, सिमिट्री हम पता लगाते हैं उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ग्रुप से। और पॉइंट ग्रुप क्या होता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी सिमिट्री एलिमेंट होता है ना उन सब का कॉम्बो, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ग्रुप। जैसे कि बहुत 5 तरह की जो सिमिट्री एलिमेंट होते हैं हमारे पास, एक्सिस, प्लेन, रिफ्लेक्शन, इन सभी तरीकों से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट ग्रुप क्या बोलते हैं, उन जितने भी सिमेट्री एलिमेंट उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है उन सभी का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पॉइंट ग्रुप। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमारे जो पॉसिबल शेप आई, जो हमने ये शेप आई, हमने ये शेप्स लिखेंगे। सबसे पहले हम शेप्स लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, हमारा जो पॉइंट ग्रुप आएगा वो C3V आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग CS आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग D3H आएगा, इसमें C2V और इसमें भी C2V। अब इसमें C3V क्यों आया,
C3V क्यों आया? क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि यहाँ पर क्या है, C3V या CNH भी लिख सकते हैं। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? जितने नंबर ऑफ कॉर्नर है, तो कितने कॉर्नर है? 1 2 3, C3V, तो यहाँ पे C3 हो जाएगा। V किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्टिकल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। जितने हमारे पास N होंगे ना, N का जितना नंबर होगा उतने ही वर्टिकल प्लेन होंगे। यहाँ पे 3 ही वर्टिकल प्लेन होंगे, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या बन गया? C3V। ये तो थी इसको ट्रिक। अगर हम इसको एक्चुअल में करके देखें तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, एक एक्सिस लगाएंगे। हमने यहाँ से एक एक्सिस लगाई और फिर हमने क्या किया, इसको रोटेशन शो किया। एक्सिस हम किस तरीके से लगा सकते हैं? एक तो हम ऊपर से लगा सकते हैं इस तरीके से, एक हम इसकी साइड से लगा सकते हैं, और एक हम यहाँ पे जैसे सामने, इसके सामने से एक्सिस को लगा सकते हैं। तो इसके अंदर C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, और एक यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 ही वर्टिकल प्लेन होंगे। सिमिलर तरीके से ये क्या है? CS क्यों होता है? क्योंकि देखो यहाँ पे तीनों जो बॉन्ड लेंथ है वो अनइक्वल है, तो यानी कि इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो एग्जिस्ट करेगी नहीं। तो हम क्या चेक करते हैं? इसका रिफ्लेक्शन, और इसका जो जब हम इसकी मिरर इमेज चेक करेंगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। दैट्स वाई इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो क्या होगा? CS होगा। उसके बाद इसमें क्या होगा, इस वाले में जो हमारी तीनों जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये D3H पॉइंट ग्रुप कब बनता है? जब इसके अंदर एक तो हमारे पास C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3, तो एक एक्सिस हम यहाँ से लगाएंगे, एक एक्सिस हम यहाँ ऊपर से लगाएंगे, और एक एक्सिस हम यहाँ सामने से लगाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया, एक तो सॉरी, इसमें एक तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, 3 इसमें C2 होंगी, यानी कि 3 C2, यानी कि मैं इसमें लगा दूँ 1 2 और एक ये वाली 3 C2 दिख गई ना आपको? या तो मैं इधर से लगा दूँ, इन ये यहाँ पे लगा के इन दोनों को चेंज कर दूँ 1, या फिर यहाँ पे लगा के इन दोनों को चेंज कर दूँ 2, और तीसरी क्या हो सकती है, या फिर मैं इस तरफ लगाकर इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि इसके अंदर टोटल कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है? 3। सिमिलर तरीके से यहाँ पे क्या होगा? C2V, तो C2V यानी कि C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, और इसमें वर्टिकल प्लेन होगा। सिमिलर तरीके से इसके अंदर होगा। तो ये इस सिमेट्री ये जो है इसके करस्पॉन्डिंग इनके पॉइंट ग्रुप्स होंगे। इतना करने के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम देखेंगे कितने इसके अंदर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, कितने रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने होंगे। तो सबसे पहले हम पिरामिडल के केस की बात कर लेते हैं। पिरामिडल के अंदर हमने एग्जांपल कंसिडर किया अमोनिया का। अमोनिया की जो शेप होती है वो बैंड शेप होती है, दैट्स वाई हम जो यहाँ फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ 3n-6। जैसा हमने यहाँ पे लिखा है 3n-6। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? यहाँ पे 3n होता है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी पार्टिकल है उसका स्पेस में पाए जाने की कितनी पॉसिबिलिटी होती है, एक्स में, वाई में, जेड में, यानी 3n। उसके बाद हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं? 3n इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। सो हम अगर NH3 की बात करें, NH3 के अंदर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, रोटेशनल भी 3 ही होंगे, वाइब्रेशनल हमें फाइंड आउट करने हैं। अब लीनियर जो होते हैं ना, लीनियर अगर मॉलिक्यूल है तो हमेशा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होंगे, और अगर हमारा लीनियर मॉलिक्यूल है तो हमेशा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होंगे। और अगर हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, मतलब किसी और तरीके का मॉलिक्यूल है लीनियर को छोड़ के, तो वहाँ पे हमेशा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है। किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे? इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 × n किसको रिप्रेजेंट करता है? जितने नंबर ऑफ एटम्स है। तो AB3 के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है? टोटल 4 है। एक तो A हो गया, 3 B हो गए, तो 3 × 4। और कितने इसके अंदर क्या है? ट्रांसलेशनल कितने हैं? ट्रांसलेशनल भी 3 है। और रोटेशनल कितने हैं? रोटेशनल भी 3 है। वाइब्रेशनल हमें फाइंड आउट करना है, हमने उसको x मान लिया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं 6 आई, यानी कि हमारे पास जो टोटल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ गए? 6 आ गए। अब हमें निकालना है कि इनमें टोटल वाइब्रेशनल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ गए, इनमें से कितने हमारे स्ट्रेचिंग होंगे और कितने बेंडिंग होंगे। तो फिर से वही फॉर्मूला, स्ट्रेचिंग के लिए n-1। टोटल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास? 4 मॉलिक्यूल्स हैं AB3 के अंदर, तो 4 - 1 किया तो 3 आ गया। बेंडिंग कैसे निकलते हैं? टोटल में से, और जो हमारे स्ट्रेचिंग वाले होते हैं वो माइनस कर दो, तो टोटल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे? 6 थे, जिसमें से हमारा स्ट्रेचिंग कितने थे? 3 थे, तो हमारे बेंडिंग कितने आ गए? 3, यानी कि 3 हमारे पास क्या आ गए? स्ट्रेचिंग आ गई।
और 3 ही हमारे पास क्या आ गए, बेंडिंग आ गई। अब हम इनको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो इधर तो हमने तीनों स्ट्रेचिंग के लिख दिए और इधर हमने तीनों बेंडिंग के लिख दिए। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो बिल्कुल सिंपल है। स्ट्रेचिंग में क्या करेंगे, या तो हम उसकी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करेंगे या उसकी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करेंगे। तो एक बार हमने इन तीनों को नीचे की तरफ स्ट्रेच किया, एक बार तीनों को ऊपर की तरफ किया, एक बार क्या किया, एक को नीचे एक को ऊपर, एक को नीचे एक को ऊपर, इस तरीके से किया। तो ये हमारी क्या कहलाती है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो ये हमारे 3 क्या हो गए, स्ट्रेचिंग के हो गए। सिमिलर तरीके से 3 हमारे क्या होंगे, बेंडिंग वाले होंगे, कि हमने इन दोनों को अंदर की तरफ किया, फिर इन दोनों को बाहर की तरफ किया, फिर सारों को इधर की तरफ किया, या फिर हम इन जैसे हमने अभी इस वाले केस के अंदर एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है, हम इन सारों को इधर की तरफ कर दें। तो यानी कि हमारे पास 3 तो क्या हो गए, स्ट्रेचिंग वाले, और 3 क्या हो गए, बेंडिंग वाले। अब इसके अंदर क्या होता है कि अब हम देखते हैं कि कौन से मोड IR एक्टिव है या रमन एक्टिव है, इनएक्टिव है। तो क्या होगा, इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, डायपोल मोमेंट चेक करेंगे। तो इसके किसी भी केस के अंदर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो रहा, मतलब ये सारे के सारे मोड क्या होंगे, IR एक्टिव होंगे। IR एक्टिव के साथ साथ ये रमन एक्टिव भी होंगे। तो लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो मोड IR एक्टिव होते हैं वो रमन इनएक्टिव होंगे। बट इस केस के अंदर क्या होगा कि जो IR एक्टिव होगा वो रमन एक्टिव होगा। यहाँ पर जो जहाँ पे जो फिनोमिना काम करता है, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो यहाँ पे काम करता है, दैट इज डिफाइंड बाय सेंटर ऑफ सिमेट्री। यानी इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, दैट्स वाई इसके जो सारे मोड हैं वो IR एक्टिव तो होंगे, साथ के साथ रमन एक्टिव भी होंगे। IR एक्टिव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनका डायपोल मोमेंट चेंज करते हैं तो किसी में भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो रहा, सब सारे नीचे की तरफ आ रहे हैं। सभी का डायपोल मोमेंट यहाँ पे कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, सारे ऊपर जा रहे हैं, इसका भी होगा। इसमें एक नीचे आ रहा है और एक ऊपर जा रहा है, तो ये इफेक्ट को कैंसिल कर सकते थे, बट यहाँ पे एक और है वो जो नीचे की तरफ आ रहा है, तो दैट्स वाई इसका भी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। तो यानी कि इसके सारे मोड क्या होंगे, IR एक्टिव एज वेल एज रमन एक्टिव। ये तो सारी बात हो गई किसकी, ये सारी बात हो गई पिरामिडल के केस की। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम प्लेनर का केस लेके चलते हैं, तो प्लेनर के केस में भी वही होगा। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगे, रोटेशनल वाले 3 होंगे, वाइब्रेशनल हम फाइंड करेंगे। वाइब्रेशनल को फाइंड करने का तरीका आपको पता ही है। उसके अंदर फिर हम स्ट्रेचिंग निकालेंगे, बेंडिंग निकालेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, 3 स्ट्रेचिंग 3 बेंडिंग, फिर हम उनकी ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। या तो तीनों को हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, या तीनों को, या इन दो को नीचे, इसको ऊपर करें। तो ये कुछ स्ट्रेचिंग के फिनोमिना आ गए, और ये यहाँ पे कुछ बेंडिंग की, कि हमने इसको इधर किया, इसको इधर किया, मतलब अलग अलग ओरिएंटेशन। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल की सिमेट्री या उसकी शेप को डिफाइन कर सकते हैं। सो इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।